इस टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे हैं फिर इसका जो हमारा अगला चैप्टर है कार्य शक्ति और ऊर्जा को। चलिए शुरुआत करते हैं। तो वर्क तो हमें पता क्या होता है। अब वर्क का जनरली जो यूनिट है, वर्क मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात होती है। एक जूल कार्य बराबर कितना होता है, 1 न्यूटन बल इंटू 1 मीटर। विस्थापन जो होता है वो बल की दिशा में होता है, जिस तरफ को आपने बल लगा रहे हैं उस तरफ को विस्थापन होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। 1 वाट बराबर कितना होता है, 1 जूल पर सेकंड, यानी कि 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड 1 वाट बराबर। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट के माना जाता है। और 1 वाट सेकंड बराबर 1 वाट इंटू सेकंड, यानी कि 1 जूल के होता है। 1 वाट सेकंड कितने होता है, 1 जूल के बराबर। अब देखिए बात यह है कि ये जिसमें भी सेकंड सेकंड आ रहा है, सेकंड आवर, यानी कि टाइम की यूनिट इसमें लगी हुई है, ये सब ऊर्जा के मात्रक होते हैं। जैसे वाट सेकंड, वाट आवर, किलो वाट पर आवर, है ना। तो ये सब ऊर्जा के मात्रक होते हैं, एनर्जी की यूनिट्स हैं। और जिनमें वाट, किलो वाट, मेगा वाट, हॉर्स पावर, ये सब शक्ति की यूनिट्स होती हैं। तो 1 किलो वाट में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं। 1 किलो वाट इक्वल टू कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। और वाट घंटा जो होता है वो कितना होता है, 3600 जूल, 3600 जूल। अब जब भी मान लेते हैं कि अगर कोई एक बल्ब है तो 10 घंटे तक जलता है, 10 वाट का बल्ब है, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 100 वाट इसने जला है। तो इस तरीके से जब ये 1000 वाट जल जाता है तब इसको हम 1 यूनिट मानते हैं। 1000 वाट इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। तो ये भी चीज़ हमें याद रखना कि 1000 वाट इंटू 1 घंटा, 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट घंटा होता है ना। तो 1 यूनिट 1 किलो वाट पे होती है। तो 1000 जब वाट जल जाती है कोई चीज़, तब उसको हम मानते हैं क्या, कि ये है हमारी 1 यूनिट। उसी के अकॉर्डिंग हम पैसा काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं बिजली के लिए। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², ये फॉर्मूला याद रखना। इसी प्रकार वस्तु का वेग जो है वो दुगना करने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, और वेग आधा करने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा 1/4 गुनी हो जाएगी। सीधी सी बात है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² याद रखना। उसी फॉर्मूले से हम ये ड्राइव कर सकते हैं mv², ठीक है। आगे देखेंगे रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p² अपॉन 2m। अब जो p है वो क्या होता है, संवेग होता है। संवेग मैंने क्या बताया था, जो संवेग है यानी कि जो मोमेंटम है वो क्या है, मोशन, फोर्स इन मोशन, फोर्स इन मोशन, यही है आपका मोमेंटम, ठीक है। तो भाई कोई वस्तु अगर जा रही है तो उसका अपना कुछ मास भी होगा, कुछ डिफरेंट वेलोसिटी से जा रही होगी, यही तो हमारा पी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी किस प्रकार के उसमें होती है वस्तुओं में, जो मोमेंटम कर रही होगी, तो यही तो उन्होंने दिया कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, p² अपॉन 2m। m यहाँ पर मास है, ठीक है ना। p इक्वल टू संवेग यानी कि m भी रहता है। चलिए इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो चीज़ें रुकी हुई होती हैं उनमें स्थितिज ऊर्जा, स्थित चीज़ों में जैसे कि बांध बनाकर इकट्ठा किए हुए गए पानी की ऊर्जा, घड़ी की चाबी में भी संचित ऊर्जा होती है वो। इसके अलावा तनी हुई स्प्रिंग या कमाने की ऊर्जा, ये सब जहाँ पर स्टैटिक चीज़ें हैं उन सब में कैसी रहती है, पोटेंशियल एनर्जी। और जो चीज़ें मूव कर रही हैं उनमें या तो हम वो मोमेंटम की स्थिति में होती हैं और उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, पी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। m से द्रव्यमान मास, g से ग्रेविटी छोटा वाला 9.8 मीटर पर सेकंड इसकी वैल्यू होती है, और h से हाइट होती है, ठीक है, कि किसी ना किसी हाइट पर तो वो होगी। चलिए वेट, अब हम ये देख रहे हैं एक तरफ ये उपकरण है और दूसरी तरफ ये ऊर्जा का रूपांतरण किस किस फॉर्म में होगा, ये देखते हैं। सोलर सेल है तो प्रकाश ऊर्जा को किस में भी कन्वर्ट कर देता है, विद्युत ऊर्जा में, क्योंकि प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। डायनामो क्या करते हैं, आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है ना, डायनामो जनरेटर टाइप का। विद्युत जो मोटर होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ना कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है। तो ध्वनि ऊर्जा को इससे ही विद्युत बनाते हैं, माइक्रोफोन है। लाउड स्पीकर क्या है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला है। सितार, ये ज़रा देख लो, इंपॉर्टेंट होता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सितार से ध्वनि निकलती है। बल्ब, ट्यूबलाइट या हीटर का जलना, ये सब क्या है, विद्युत से जलते हैं और ये क्या देते हैं, प्रकाश और ऊष्मा। मोमबत्ती का जलना क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। कोयले का जलना, ये रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। विद्युत सेल जो है इसमें रासायनिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में। इंजन में क्या होता है, ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है क्या, इंजन। अब देखो इंजन में ऊष्मा ऊर्जा रह रही है ना। अब यहाँ पर कोई इंटरनल वाली नहीं है। और प्रकाश विद्युत सेल जो होता है, फोटोवोल्टिक सेल, इसमें प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। चलिए
सोलर एनर्जी यहाँ पे कैसे होता है, सौर विकिरण होता है और एनर्जी का जो बनता है वो फ्यूजन रिएक्शन के थ्रू यहाँ पे एनर्जी बनती है। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू एक हीलियम का अणु बनता है फ्यूजन प्रक्रिया के द्वारा। फ्यूजन मतलब दो कणों का मिलना, ये फ्यूजन है। चलिए, गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी, सीधी सी बात ये नॉर्मली ग्रेविटी वर्ड में समझो। अगर कोई भी दो पिंड हैं तो ये आपस में कुछ ना कुछ एक दूसरे के ऊपर क्या है, एक फोर्स लगा रही होती हैं, यही है ग्रेविटी। अब इनमें से जो पिंड बड़ा होगा, जो पिंड बड़ा होगा यानी कि जो ज़्यादा ग्रेविटी लगा पाएगी, जिसका मास ज़्यादा होगा, है ना, तो वो इस छोटी वाली चीज को अपनी तरफ खींचेगा। यही एग्जाम्पल है कि सन के चारों ओर पृथ्वी अपना परिक्रमण करती है। चलिए आगे देखते हैं हम जरा। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। अब ये इस फॉर्मूले को ऐसे समझते हैं, अगर दो वस्तुएं हैं, ये ऑब्जेक्ट वन है, ऑब्जेक्ट टू है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। तो कह रहा है कि फोर्स कितना लग रहा है आपस में, कह रहा है तो फोर्स कितना लग रहा है, m1 और m2, इन दोनों के मास का गुणनफल अपॉन इसका यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है ना, और जी एक नियतांक है यानी कि कांस्टेंट है जी। तो फॉर्मूला हमारा क्या बना, एफ इक्वल टू जी m1 इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर। ये यूनिवर्सल, अब ये जो कैपिटल जी है ना, इसका वैल्यू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये हमेशा चलेगा। ये गुरुत्व के त्वरण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। भाई कोई भी चीज मान लो ये पृथ्वी पर हो, कोई भी चीज गिल रही है, तो जैसे जैसे ये पास आती जाएगी इसकी स्पीड एक्सेलरेशन बढ़ती जाएगी, इसी वजह से इसको कह रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए जी के संबंध में ज्यादा कुछ हमें नहीं करना है, ये जरा देखते हो, आपको बता दे रहा हूँ जी और जी क्या है। मान लो ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का केंद्र है, तो ये आपकी रेडियस हो जाएगी। और कोई भी मान लेते हैं, कोई भी चीज जो है वो पृथ्वी के तल से यहाँ पर स्थित है, तो वो कह रहा है कि चूंकि हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना हमें पता नहीं होता है, इसी वजह से हम इसके पृथ्वी के रेडियस का डिस्टेंस इसके सम को बराबर मान लेते हैं। कि अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका डिस्टेंस 500 किलोमीटर है, तो उस वस्तु का डिस्टेंस भी 500 किलोमीटर मान लेते हैं। बस यही चीज़ है। तो अब ये फॉर्मूला हमें याद हो ना हो, तो अब देखो फॉर्मूला भी याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जी इक्वल टू अभी हम देख कर आए हैं आर ई स्क्वायर तो होता ही है, तो ये एम ही हो गया। मास हमेशा ऊपर रहता है, जैसे यहाँ पर मास ऊपर था और यहाँ पर भी मास ऊपर है। यहाँ पर देखते हैं, स्पष्ट है कि गुरुत्व जनित त्वरण जी का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। सीधी सी बात है, वो कह रहे हैं कि जो ग्रेविटी है क्या ये मास पर डिपेंड करती है? द आंसर इज नो। क्योंकि मास क्या है, मास कोई भी व्यक्ति कितना भी हो, ग्रेविटी तो उस पर हमेशा हर वस्तु पर ग्रेविटी सेम लगती है भाई। ये मुझे एक चीज बताओ, दो चीजें हैं, अगर एक राम है और एक श्याम है, ठीक है, और या फिर मान लेते हैं कि एक कोई भी नॉन मटेरियल थिंग से मान लेते हैं एक एक बॉल है और ये पृथ्वी है। अब राम श्याम बॉल, क्या ये ऐसा है कि राम को ये कम अपनी ओर खींचती है कम ताकत से, श्याम को उससे ज्यादा खींचती है और बॉल को बहुत जल्दी खींचती है? ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? अच्छा, दूसरे तरीके से ऐसे भी समझो, जो द्रव्यमान होता है ये क्या होता है, नंबर ऑफ मैटर, नंबर ऑफ मैटर इन अ ऑब्जेक्ट। तो अगर मान लेते हैं कि अगर एक ये बॉल है, तो इसमें जो नंबर ऑफ मैटर्स है, इसमें मान लेते हैं 100 पार्टिकल से बनी हुई है, कोई छोटी बॉल है वो 10 पार्टिकल से बनी है, तो ग्रेविटी तो दोनों पर इक्वल लगेगी ना। बात समझ में आ गया? चलिए, अच्छा दूसरी चीज अब हमें क्या समझना है, इसी वजह से कि जब भी अगर कोई दो चीजें, पृथ्वी मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है और खुद कोई दो बॉल यहाँ से गिराई जाए, एक बड़ी आकार की एक छोटे आकार की है, तो दोनों बॉल पृथ्वी पर समान तरीके से आएंगे, क्योंकि ग्रेविटी दोनों पर इक्वल तरीके से लगती है, द्रव्यमान पर इनका कोई रिलेशन नहीं होता है। लेकिन बड़ी बॉल जल्दी नीचे आ जाती है, छोटी बॉल, अब लेकिन ये जो कंडीशन बता रहे हैं कि दोनों बॉल एक साथ आएंगी, ये कब आएंगी, जब वहां पर कोई भी एयर उपस्थित नहीं है। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है पृथ्वी पर, कहीं ना कहीं वायु यानी कि बुओयेंट फोर्स तो लगता ही है ना, बुओयेंसी इफेक्ट लगता है, यानी कि कैसे समझाऊं आपको, ये जरा देखिए, ये बड़ी बॉल है, छोटी बॉल है। अगर एक ऐसा पहला केस ऐसा ले रहे हैं जहां पर कोई भी एयर इस ब्रैकेट के अंदर नहीं है, अगर इसमें करोगे तो दोनों बॉल एक साथ पृथ्वी पर गिरेंगी, छोटी और बड़ी। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि मान लेते हैं पृथ्वी, पूरी पृथ्वी पर बॉल, हवा तो रहेगी ना। अब दो बॉल्स हैं, एक का आकार छोटा है एक का बड़ा है, तो नीचे से जब कोई बॉल नीचे की तरफ आएगी तो यहाँ पर भी तो हवा उसको ऊपर की तरफ ढकेलने की कोशिश करेगी, इसी को बुओयेंसी फोर्स कहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि बड़ी बॉल के पास इसका मास ज्यादा है, तो इसका मास बुओयेंटी इफेक्ट को, बुओयेंसी जो इफेक्ट होता है जिसको उत्प्लावन प्रभाव कहते हैं, उसको कम करता है और बॉल नीचे जल्दी आ जाती है। जबकि ये चूंकि हल्की है, इसकी अपेक्षा इस वजह से ये थोड़ा देर में आती है, क्योंकि
ये बुओयेंसी इफेक्ट को बहुत ही देर में डिमिनिश कर पाती है। तो ये बेसिक सी चीजें थी, हम जान गए। इस दशा में भारी वस्तुओं का त्वरण हल्के वस्तुओं की अपेक्षा अधिक होता है, इसी कारण त्वरण की वजह से, ठीक है, द्रव्यमान की वजह से नहीं, किसकी वजह से, इनका जो त्वरण है यानी कि चेंज इन वेलोसिटी। त्वरण का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। तो चूंकि इनके पास वेलोसिटी अधिक है, क्योंकि जो कोई भी चीज, भाई सीधी सी बात है, अभी क्या पढ़ के आए, पी इक्वल टू एम इंटू वी होता है, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो इनकी वेलोसिटी अधिक होती है, इस वजह से, इसी कारण भारी वस्तु हल्के वस्तु की तुलना में पहले पृथ्वी पर पहुंच जाती है। ये है 9.8 मीटर पर सेकंड हमारी जी का मान रहता है, हमेशा याद रखना। अब जरा ये है कि जो जी का मान है मिनिमम भूमध्य रेखा पर रहेगा, जरा देखते हैं इसे कैसे है। पृथ्वी का जो आकार है वो कुछ इस तरीके का है, यानी कि जो इक्वेटर पर है ये इसका बल्ज निकला हुआ है, और पोल्स पर ये चीज थोड़ी सी कम है, इसका डिस्टेंस कम है, इसका डिस्टेंस ज्यादा है। तो मान लीजिए बताओ वो इसका सेंटर पास में कहाँ पर होगा, पोल्स में सेंटर पास होगा कि नहीं होगा। तो कोई चीज अगर यहाँ पर रखी है तो पोल्स इसको ज्यादा दूर तक जल्दी खींचेगा। और इसी तरीके से अगर हम इस लाइन पे मानेंगे तो ये अपने आप सेंटर से दूर है, इनके पोल से दूर है, इक्वेटोरियल पोल से दूर है। तो कोई चीज यहाँ पर रखी तो देर में खींची जाएगी, इसी वजह से ग्रेविटी पोल्स पर अधिक होती है, इक्वेटर पर कम होती है, क्योंकि इसके बल्जिंग इफेक्ट की वजह से है। दूसरी चीज ये भी है, अच्छा दूसरा यहाँ पर प्रभाव, दूसरा शर्त ये है कि पृथ्वी का अपनी अक्ष में चारों ओर घूमना। भाई पृथ्वी क्या है, मान लो ये पृथ्वी है, इसका एक्सेस है, जैसे हम ये देखते हैं कि पृथ्वी थोड़ा इस तरीके से मुड़ी हुई है और अपने एक्स पर ये घूमती रहती है, अपने एक्सिस पर। अब होता ये है कि चूंकि पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, मुझे एक चीज बताओ, ज्यादातर एरिया इसका ज्यादा है और इसका है, लेकिन पृथ्वी अपना पूरा चक्कर एक बार घूम लेती है 24 आवर्स में। मुझे एक चीज बताओ, ये मान लेते हैं कि 10 मीटर है, ये मान लेते हैं कि ये 5 मीटर है, 5 मीटर है, ये मुझे एक चीज बताओ, एक 10 मीटर लंबी धागा वो भी 24 घंटे में घूम रहा है, एक 5 मीटर लंबा धागा वो भी 24 घंटे में घूम रहा है, एक ही साथ घुमाया जा रहा है। ये कैसे पॉसिबल है, ये ऐसे पॉसिबल है कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पर ज्यादा फास्ट मूव करती है पृथ्वी, इक्वेटर पर उसका रोटेशन की स्पीड हाई होती है, पोल्स पर उसकी स्पीड थोड़ी सी कम होती है। इसी वजह से यही एक कारण है कि पोल्स पर ग्रेविटी ज्यादा रहेगी, और जहां जिस एरिया में गति बहुत ज्यादा है, मतलब स्पीड बहुत, यानी कि वेलोसिटी बहुत हाई होगी, तो वहां पे ग्रेविटी कम लगेगी। बात समझ में आई है। यहाँ पे ग्रेविटी अधिक नहीं लग सकती, क्योंकि यहाँ पर रोटेशन की स्पीड अधिक है, किसकी, इक्वेटर की रोटेशन की स्पीड अधिक है, और पोल्स की रोटेशन की स्पीड कम है। इसी वजह से जहां पर स्पीड अधिक है तो सीधी सी बात है ग्रेविटी कम होगी, और जहां पे स्पीड कम है यानी कि इनवर्स रिलेशन है, स्पीड यानी कि स्पीड और किसका, ग्रेविटी का। बात समझ में आ गई होगी, यस। अच्छा दूसरी चीज, अब तो हम इससे ये भी तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि यदि पृथ्वी अपनी अक्ष के परतः घूमना बंद कर दे तो द्रव्यों के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर जी के मान में वृद्धि हो जाएगी। तो क्या होगा, ये क्वेश्चन दे दे कि अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर बंद कर दे तो ये पूछेगा कि हर एक जगह पर वृद्धि हो जाएगी, आंसर होगा नहीं। ध्रुवों के अतिरिक्त, यहाँ पर उन्होंने उसने क्या लिखा है, ध्रुवों के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर जी का मान बढ़ जाएगा। अगर इसकी रोटेशन की स्पीड कम होगी तो ग्रेविटी का मान बढ़ेगा, और अगर रोटेशन फास्ट हो जाए तो ग्रेविटी क्या होगी, कम होगी। तो सीधी सी बात हमें इससे लगाना है कि इक्वेटर पर ज्यादा तेज घूमती है तो इक्वेटर पर ग्रेविटी कम है, और यहाँ पर थोड़ा स्लो घूमती है तो ग्रेविटी स्लो है। उसी वजह से जब क्वेश्चन आएगा कि अगर इसकी रोटेशन की स्पीड बढ़े या घटे तो उसी हिसाब से हम टिक करेंगे। अर्थात पृथ्वी का, ये कह रहे हैं कि इस प्रकार यदि पृथ्वी अपनी अक्ष के परतः वर्तमान गति से 17 गुना अधिक गति से घूमने लग जाए, कितने गुना, अगर उसकी स्पीड 17 गुना बढ़ जाए रोटेशन स्पीड, तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार भी शून्य हो जाएगा। तो 17 गुना बढ़ने पर भार कितना हो जाएगा इसका, शून्य। अर्थात पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ता है, और घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या होता है, कम होता है, बस। लिफ्ट में व्यक्ति व्यक्ति की भार की कंडीशंस देखते हैं। अगर व्यक्ति लिफ्ट तुरंत ए से ऊपर जाती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ, सीधी सी बात है, अगर लिफ्ट ऊपर जाती है तो व्यक्ति को भार अपना बढ़ा हुआ दिखेगा, अगर लिफ्ट नीचे आती है तो उसको भार अपना घटा हुआ दिखेगा। आभासीय भार, यदि एक समान वेग से जाती है, से ऊपर या नीचे जाती है, तो इस दिशा में व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होगा। एक समान गति है तो कोई चेंज नहीं। यदि जब नीचे आ रही होती लिफ्ट, अगर इसकी एक लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो भाई एक यानी कि फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के तरीके से काम करेगी, और एकदम नीचे स्ट्राइक करेगी, मतलब धमाका होगा नीचे, और व्यक्ति को अपना भार शून्य प्रतीत होगा एकदम। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति लिफ्ट की फर्श से उठकर उसकी छत पर लगेगा। याद रखिएगा। उपग्रह की बात करेंगे, सैटेलाइट, तो सैटेलाइट सबसे पहले नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ हमें नहीं करना, बस ये चीज हम पढ़ के जाते हैं। पहला क्या है, उपग्रह का कक्षीय वेग उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है।
उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा उतनी ही उसका वेग कम होगा। सीधी सी बात ये है, देखो मैं ये कह रहा हूं, एक चीज आपको याद रखना कि मास पर कुछ भी चीज निर्भर नहीं है। मास पर कुछ निर्भर नहीं है। तो पूछ दे कि जब पृथ्वी के चारों बगल जो सैटेलाइट्स होती हैं ये परिक्रमा करती हैं, इनकी स्पीड्स किससे तय होती है? क्या उसके मास से? आंसर इज नो। मास से कुछ तय नहीं होगा। ये पृथ्वी से जितनी ज्यादा डिस्टेंस पर होगी, ठीक है ना, उसका वेग क्या होगा? उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा उतना ही उसका वेग कम होगा। सीधी सी बात ये है कि पृथ्वी उतनी ही सैटेलाइट पे ग्रेविटी कम लगाती है। ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगाएगा जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, और जब जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा तो सैटेलाइट भी बहुत ज्यादा स्पीड में चक्कर नहीं लगाएगी। चलो, इसी वजह से तो हम क्या देखते हैं, जब सन होता है तो पृथ्वी की स्पीड जब सूर्य के सबसे नजदीक होती है तो इसकी स्पीड कैसी होती है? बढ़ जाती है। और जब ये दूर चली जाती है तो इसकी स्पीड रोटेशनल स्पीड, सॉरी, रोटेशनल स्पीड कैसी होती है? कम होती है। यही सेम हाल यहाँ पर है। तो जो चीज है जिससे जितना ज्यादा दूर उसकी स्पीड कम, और जितना पास आती जाएगी उसकी स्पीड उतनी बढ़ती जाएगी। तो ये बताइए, वेलोसिटी जो उसकी रोटेशनल स्पीड है किसी भी प्लैनेट्स की या सैटेलाइट्स की, किस पे डिपेंड कर रही है? डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है आपस में, ना कि मास पर। यही चीज हमें इसका समझनी थी। दूसरा ऑप्शन क्या है? उपग्रह का कक्षीय वेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। यही चीज अभी बताई है। एक ही त्रिज्या की कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रहों का वेग समान होगा। मैंने क्या बोला है कि मान लेते हैं, अब ये क्या कह रहे हैं कि मान लो कि एक ये है, ये अर्थ है, ठीक है। आपने एक सैटेलाइट सेंड करी अर्थ से 3600 किलोमीटर दूर। इसी ऑर्बिट पे एक बड़ी सैटेलाइट है, एक इससे छोटी है, एक बहुत छोटी है। वो कह रहा है कि अगर इन तीनों सैटेलाइट्स इसका परिक्रमा कर रही हैं तो इनका जो रोटेशनल पीरियड होगा वो कैसा होगा? सेम होगा। क्योंकि इनके मास पर चीज डिपेंड ही नहीं करती, डिपेंड किस पे करती है? डिस्टेंस पर, और इनका डिस्टेंस सबका कैसा है? सेम है। यही चीज बताने की कोशिश हो रही थी। चलिए आगे हम देखेंगे आगे क्या कहा जा रहा है। राइट, यानी पृथ्वी तल के, हाँ सॉरी, हाँ, उपरोक्त समीकरण में जी का मान, हाँ, यदि पृथ्वी तल के अति पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाला उपग्रह का कक्षीय वेग लगभग 8 मीटर पर सेकंड होता है। जो बहुत पास में होता है उसका कक्षीय वेग कितना होगा? 8 मीटर पर सेकंड। चलिए छोड़ देते हैं। इससे स्पष्ट है कि क्या उपग्रह का परिक्रमण काल भी केवल उसके पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। उपग्रह जितना अधिक दूर होगा उतनी ही अधिक उसका परिक्रमण काल में होगा। वो तो सीधी सी बात है, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही उसका दूर होगा। और यही तो किसका लॉ ऑफ मोशन जो प्लैनेट्स का, वही तो है। इसी वजह से आप अगर देखोगे, जैसे कि हम ये मान लें कि ये सन है, ये यहाँ पे मरक्यूरी है, और अंत में जो है वो वरुण ग्रह है। तो बताइए, जिसका परिक्रमण जितना दूर है वो सूर्य का चक्कर उतनी ही दूर देर में तो लगाएगा। क्यों? एक तो उसका पाथ उतना ही दूर रहेगा और उसका स्पीड भी कम रहेगी। यही बात ये कह रहे हैं कि उपग्रह का परिक्रमण काल भी केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करेगा। जो तल से ऊंचाई है ना, इस पे डिस्टेंस, इससे डिस्टेंस कितना है? देखिए, सन से इसका डिस्टेंस कम है तो ये जल्दी परिक्रमा करेगा क्योंकि स्पीड, इसकी स्पीड ज्यादा होगी। और यहाँ से यहाँ तक करेगा तो सीधी सी बात है, स्पीड किसकी ज्यादा कम होगी? वरुण की होगी। ठीक है, और क्या कह रहा है? तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। उपग्रह जितना अधिक दूर होगा, जैसे इस कंडीशन में मान लेते हैं कि वरुण ग्रह बहुत दूर है, उतना ही अधिक उसका परिक्रमण काल भी होगा। सीधी सी बात है, डिस्टेंस या ऊंचाई पर डिपेंड करेगा, ना कि द्रव्यमान पर। उपग्रह ग्रह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ये चीज समझ के आ गए हैं। इसके अलावा परिक्रमण काल के समीकरण में जी इक्वल टू ये सब रखने पर पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 84 मिनट होगा। भाई ये कह रहा है कि पृथ्वी के कोई ग्रह है, अगर पृथ्वी के बहुत ही ज्यादा नजदीक होगा तब भी वो जितना भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया अगर मान लो, तो वो अधिक से कितनी भी जल्दी अगर कोई चीज उसकी चक्कर लगाएगी पृथ्वी की तो 84 मिनट में ही लगा पाएगी। इसके बाद हम देखेंगे सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होती है। पहले जरा ये देख लो। जियो स्टेशनरी, जियो मतलब हो गया अर्थ से रिलेटेड, स्टेशनरी मतलब होगा स्थित। जियो स्टेशनरी का जो ऑर्बिट होता है वो इस तरीके से होता है। जियो स्टेशनरी में देखो, सन जो जियो स्टेशनरी का मतलब ये होता है कि पृथ्वी जैसी जिस दिशा में घूमती है, एक तो इसका डायरेक्शन भी उसी के साथ में सिंक होना चाहिए, साथ साथ में डायरेक्शन के साथ साथ में इसकी जो टाइमिंग है वो भी सिंक होना चाहिए। अगर पृथ्वी अपना चक्कर 24 घंटे में कंप्लीट करती है तो एक सैटेलाइट इसके इस ऑर्बिट पे डाली जाएगी, उसका चक्कर भी कैसे 24 घंटे में कंप्लीट होगा। और उसकी भी जो मूविंग स्पीड होगी वो वेस्ट से ईस्ट होगी, क्योंकि पृथ्वी की भी स्पीड कैसी है? वेस्ट टू ईस्ट। सीधी सी बात है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पृथ्वी के समकक्ष होनी चाहिए। डायरेक्शन रोटेशनल डायरेक्शन में भी होना चाहिए उनका,
मूवमेंट और साथ में कैसे डायरेक्शन में टाइमिंग भी होना चाहिए, तभी तो सिंक हो पा रहा है पृथ्वी के 24 घंटे के बराबर। आगे देखेंगे, यह उपग्रह पृथ्वी की अक्ष के लंबवत विषुवत रेखीय तल में परिक्रमण करता है। अक्ष के अब जैसे लंबवत का मतलब क्या हुआ, ये है, ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर तरीके से ये करेगा, इस तरीके से, है ना, ऐसे। हाँ, यह पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी कक्षा में परिक्रमा करता है, बता दिया, तभी सिंक सिंक कर पाएगा। इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन काल 24 घंटे के तुल्य होता है, ये भी अभी बताया आपको। और यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमण करता है। चलिए आगे देखते हैं। ये है, अब जो ये जो तुल्यकाली होता है, जियो स्टेशनरी, तो ये कहाँ पर काम आएगा, जहां पर हमें चीजें अवरोध नहीं चाहिए, एकदम हर चीज फिक्स्ड होनी चाहिए, है ना, एक ही जगह पर। जैसे एंटीना होता है, एंटीना हमारा एक जगह पर फिक्स हो जाता है, कम्युनिकेशन जो भी नेटवर्क होते हैं फिक्स हो जाते हैं, तो यहाँ इनका उपयोग कहाँ कहाँ पर होगा, इस दूरदर्शन संकेतों को परावर्तित करने के लिए, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए, टीवी सेट्स की बात करें, टेलीकम्युनिकेशंस की बात करें, है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एक ही जगह पर मैच होगी ना, तो उनके साथ साथ ही रहे। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने फोन ले लिया है तो टेलीकम्युनिकेशन आज आपके घर पे आ रहा है नेटवर्क, और कल आपसे 5 किलोमीटर दूर जा रहा है। एस्केप वेलोसिटी मतलब होती है अगर आप एक निश्चित दूर स्पीड से कोई चीज फेंक दो, तो वो पृथ्वी का जो पर्यावरण होता है, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उसको भेजती हुई बाहर निकल जाती है, उसी को हम बोलते हैं पलायन वेग। ये है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ये याद रखिएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। विटलेसनेस इन सैटेलाइट में जरा देखते हैं हम क्या है। बात ये है कि अगर मान लेते हैं कि ये कोई भी उपग्रह है, इसमें कोई एक व्यक्ति को अगर बैठा दिया जाए, तो ये अपने आप को भारहीन महसूस करता है। क्या महसूस करता है, भारहीन। अब ऐसा क्यों है कि ये भारहीन महसूस क्यों कर रहा है, कि उसका कोई भार ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो पृथ्वी है, जो व्यक्ति इसके अंदर बैठा है, इस सैटेलाइट के अंदर, अपने आप को वो एक तरीके से फ्री फॉल के तरीके से, कि अंदर इसमें क्या है, ये ग्रेविटी नहीं है। जरा इसको देखेंगे, कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु भारहीनता की अवस्था में होती है। सबसे पहला स्टेटमेंट तो यही कर लो कि कोई भी चीज होगी कृत्रिम उपग्रह में, वो कैसी होगी, भारहीनता, अर्थात इसमें बैठे अंतरिक्ष यात्री की को भी भारहीनता का अनुभव होता है। उपग्रह के तल द्वारा यात्री पर लगाया गया प्रतिक्रिया बल शून्य होता है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा क्यों है, देखो, क्योंकि वेट आपका किस पे डिपेंड करता है हमेशा, ये बताओ मुझे। वेट होता है मास इनटू ये ग्रेविटी, लेकिन होता ये है कि ये दिख रहा है ना आपको, ये जो सरफेस इसका दिख रहा है, जो भी कवर्ड है, इसके तल से कुछ ना कुछ, जब तक इस पे ग्रेविटी नहीं लगाई जाएगी इस व्यक्ति पर, जी का मान जब तक कुछ नहीं होगा, तब तक उसको भार समझ में ही नहीं आएगा। तो जनरली क्या होता है कि जैसे मान लो ये पृथ्वी है, यहाँ पर आप व्यक्ति हो, तो पृथ्वी इसके ऊपर कुछ ना कुछ ग्रेविटी लगाती है, तभी इसको अपना भार समझ में आता है, तभी तो भार बनेगा। जब तक जी की वैल्यू जीरो रहेगी तो कैसे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इसका ये जो तल दिख रहा है, इस व्यक्ति पर जी का कुछ भी वैल्यू नहीं अप्लाई होता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण इस पे अप्लाई ही नहीं करता। इस वजह से यहाँ पे जी का भार, जब जी की वैल्यू जीरो है, तो व्यक्ति कैसा हो गया, भारीन हो गया। ठीक है, इसलिए उपग्रह अब इसी वजह से ये कहा जाता है। अब ये बताओ मुझे, सीधी सी बात है कि अब अगर कोई भी चीज, आप क्या इसमें पानी बैठ के पानी पियोगे, नहीं पियोगे, क्योंकि पानी अंदर जाता है, क्योंकि वो भी ग्रेविटी ही तो उस पर अप्लाई होती है पानी पे, तब वो आपके अंदर की तरफ जा रहा है। तो जैसे ही आप पानी पियोगे तो क्या होगा, वो आप अंदर तो जाएगा नहीं, आप उसको अंदर ही नहीं ले पाओगे, और यहीं पर वो फ्री फ्लोटिंग होने लग जाएगा, यानी कि उसकी बूंदें यहीं हवा में तैरने लग जाएंगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ग्रेविटी नहीं है। सीधी सी बात, नॉर्मल आप जो डिस्कशन है उसका ये अर्थ ये है कि कोई भी वस्तु अगर किसी भी प्राकृतिक ना, जो मैन्युफैक्चरिंग सैटेलाइट होती है उसके अंदर होगा, तो कोई भी वस्तु हो, कोई व्यक्ति, वो भारहीन होता है, उसको भारहीनता महसूस होगी। क्यों, क्योंकि इसके तल पे, इसके अंदर जो व्यक्ति बैठा है, इसके तल के द्वारा लगाया गया जो जी का वैल्यू होता है जीरो, यानी कि कोई भी ये उस पर ग्रेविटी लगाती ही नहीं है। बात खत्म। चंद्रमा भी, लेकिन अगर हम बात करें, जब चंद्रमा पे जाते हैं तो इसके ग्रेविटी कितना 1/6 हो जाता है, इसी वजह से हमारा भार 1/6 होता है, लेकिन मास पे कोई परिवर्तन नहीं होता, द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होता। यही चीज हमें देखनी थी। केपलर्स का लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन क्या कहता है, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर, पहला ये कहता है कि मान लो अगर ये सन है, तो प्रत्येक ग्रह ग्रह इसके इलेप्टिकल तरीके से इस पे क्या करता है, चक्कर लगाता है। ये जो पाथ है ना, ये वाला, इसी को हम इलेप्टिकल या दीर्घवृत्ताकार कहते हैं। दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग जो है, एरियल वेलोसिटी जो है, ये नियत रहती है। भाई जब तक ये लगाता है, इसकी वेलोसिटी कैसी होती है, फिक्स्ड होती है। इसका प्रभाव यही होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, और जब दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है। अरे भाई, तो यही तो कारण है कि भाई, ये जैसे ये सन है, और ये कंडीशन बनती है पृथ्वी की, है ना, जैसे सन है तो सबसे पास में इस यहाँ पे रह रहा है, सबसे दूर यहाँ पे रह रहा है,
तो जब सबसे पास में रहेगा सन तो इसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी, जब सबसे दूर रहेगा तो स्पीड कम रहेगी, है ना। इसी कंडीशन में जब ये सबसे पास आ जाता है सन, अब इसी कंडीशन में हमने ज्योग्राफी में क्या पढ़ा है कि जब सबसे दूर होगा तो ये 4 जुलाई की कहानी हो जाती है और ये 3 जनवरी की होती है ना। इसको बोलते हैं जब सबसे पास है ना, जब सबसे पास है तो इसको बोलते हैं हेलन, इसको बोल देते हैं एपीहेलन। ये चलिए, तीसरा लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन ये कह रहे हैं कि सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उससे उसका परिक्रमण काल कहते हैं। ये तो सीधी सी बात है। अब सीधी सी बात ये कह रहे हैं कि ग्रह जितना दूर होगा वो उतना देर में चक्कर लगाएगा, जितना ग्रह पास होगा उतना पास में। तो ये 3 लॉ हैं केपलर्स के, बस खत्म। चलिए, तो ये चीज हमने देख ली है।